हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसी का आज हम लोग शॉर्ट टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का थ्योरी एक्सप्लेनेशन किया है, यानी इस चैप्टर का थ्योरी को पढ़ा है। जब तक आप इस चैप्टर का थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, को डील नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आप थ्योरी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का थ्योरी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सभी चीज को समझने का प्रयास करेंगे और नोट बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। यह आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है कि वस्तुओं का बंडल, यानी दो वस्तुओं के बंडल, जनरली या कम से कम दो वस्तुओं का बंडल जो उपभोक्ता प्रचलित बाजार पर अपनी आय के दम पर खरीद सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, उपभोक्ता के यानी उपभोक्ता के बजट सेट बोलेंगे, ठीक है। या फिर डेफिनेशन आप देखिए, उस वस्तुओं के उन सभी बंडलों का समुच्चय जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत यानी जो कीमत चल रही है बाजार में उस कीमत पर अपनी आय से खरीद सकता है। अर्थात या फिर दूसरे रूप में आप बोल सकते हैं कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध वस्तुओं के बंडलों के समुच्चय को बजट सेट या बजट समुच्चय कहते हैं, तथा उपलब्ध बंडलों का सेट दोनों वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता के बजट सेट में जो दो वस्तुएं रहती है उनकी कीमत यानी उन बंडलों का सेट जो है वस्तुओं की कीमत और उनकी आय पर निर्भर करती है। अगर वस्तुओं का कीमत अगर ज़्यादा होगा और आय कम होगा उपभोक्ता का, तो वह बंडल का सिलेक्शन नहीं करेंगे, बंडल को, समुच्चय को, बजट सेट को या फिर बजट समुच्चय को नहीं चुनेंगे, यानी नहीं उसका चयन करेंगे क्योंकि उसके पास आय कम है। हाँ, अगर उसका कीमत कम है बजट समुच्चय का यानी या फिर बजट सेट का यानी उपभोक्ता के बजट सेट का, तो वहाँ क्या करेगा, उनको खरीदेगा, उनको चयन करेगा उपभोक्ता, ठीक है। तो ये है आपका उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं। इस प्रकार आपको शॉर्ट टाइप और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी शॉर्ट रूप में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बजट रेखा क्या है। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बजट रेखा से आप क्या समझते हैं। सिंपल सी बात है कि वह रेखा जिस पर वस्तुओं के वह सभी समुच्चय होते हैं जिनकी लागत उपभोक्ता की आय के समान होती है, बजट रेखा कहलाती है। बजट रेखा का समीकरण आपको दे दिया गया है। यह समीकरण आप किसी भी हाल में नहीं भूलेंगे। P1 प्लस P2 P1 प्लस X1 प्लस P2 प्लस X2 बराबर M। यह है आपका बजट रेखा इक्वेशन। यह है बजट रेखा का क्या है, समीकरण है। बजट रेखा किसको बोलते हैं, ऐसी रेखा जिस पर वस्तुओं के वे सभी समुच्चय होते हैं जिनकी लागत उपभोक्ता की आय के समान होती है। यानी उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के आय के समान, यानी वस्तु की लागत और उपभोक्ता की आय, वस्तु की लागत यानी वस्तु की कीमत और उपभोक्ता का इनकम दोनों बराबर होती है। क्या होती है, दोनों समान होती है। उसी को क्या बोलेंगे, बजट रेखा बोलेंगे। और जो बजट रेखा को दर्शाने के लिए, बजट स्लोप को दर्शाने के लिए जो इक्वेशन यूज किए जाते हैं वो इक्वेशन को क्या बोलते हैं, बजट रेखा इक्वेशन यानी बजट रेखा समीकरण। बजट रेखा समीकरण इस प्रकार होता है P1 X1 प्लस P2 X2 बराबर M। ये किसी भी हाल में आप नहीं भूलेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद करेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यहां P1 जो इंडिकेट करता है पहली वस्तु की कीमत, P2 दूसरी वस्तु की कीमत, X1 पहली वस्तु की कीमत और X2 दूसरी वस्तु की कीमत है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आपको बताया जाता है, और M जो है वो उपभोक्ता की आय है, इनकम ऑफ कंज्यूमर है। ये क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की आय है। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, समझाइए। बजट रेखा की प्रवणता यानी जो स्लोप होती है वो नीचे की ओर ढलवा होती है, ऐसा क्यों होता है वो आपको समझाने के लिए कह रहा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आया आपका। तो बजट रेखा की प्रवणता वह दर है, सबसे पहले आप बजट रेखा की प्रवणता के बारे में लिखेंगे। वह दर है, वह रेट है जिस पर उपभोक्ता बाजार में एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तु को लेने में सक्षम होता है। यानी लेने में क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। एक वस्तु के स्थान पर वो दूसरा वस्तु का चयन कर सकता है, उसी को क्या बोलेंगे, बजट रेखा की प्रवणता। बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है क्योंकि यदि उपभोक्ता एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। बजट रेखा में ऐसा होता है, यानी बजट समुच्चय
या फिर बजट रेखा बोलिए, बजट रेखा समुच्चय, या फिर बजट रेखा का मतलब जो समीकरण है, यानी एक तरह से बजट समुच्चय को ही दर्शाया जाता है ना। दो वस्तुओं के समुच्चय को दर्शाते हैं। एक वस्तु की कीमत अगर एक वस्तु की मात्रा अगर बढ़ रही है तो दूसरी वस्तु की मात्रा वहाँ घट रही है, ठीक है। मतलब घुमा फिरा के वही सब चीज़ होता है। सिर्फ आप एक बेस याद कर लीजिए, मतलब जो बेसिक चीज़ है, बजट रेखा क्या है, बजट समीकरण क्या है, बजट रेखा समीकरण क्या है, सब चीज़ आप याद कर लीजिए तो सारा चीज़ आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यानी बजट रेखा का जो ढाल है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। क्योंकि ये अगर ऐसा निगेटिव क्यों होता है, यानी उपभोक्ता की जो एक वस्तु की अतिरिक्त जो मतलब एक वस्तु की अतिरिक्त यानी एक यूनिट अगर ज़्यादा उपभोग बढ़ाना चाहता है तो उसे दूसरी वस्तु को त्याग करना पड़ता है, जिस कारण बजट रेखा का जो ढाल होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, बजट रेखा की प्रवणता इस प्रकार आपको समझाना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, देखिए बजट रेखा यानी बाजार रेखा के ढाल की माप, बाजार रेखा की ढाल की माप यानी -P1 बाई P2, -P1 बाई P2। तो -P1 बाई P2 ये फॉर्मूला होता है, माइनस के रूप में आपको P1 लेना पड़ेगा यानी प्राइस 1, और P2 जो है वो आपको इक्वेशन में भाग देना पड़ेगा, मतलब उससे रेशियो निकालना पड़ेगा। बाजार रेखा के ढाल का माप इस प्रकार आप निकाल सकते हैं, जहां P1 तथा P2 उपभोक्ता द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तुओं की कीमत है, पहली कीमत और दूसरी कीमत, यानी जो वस्तु खरीदी जाती है उपभोक्ता के द्वारा उसी की कीमत को इंडिकेट करता है P1 और P2। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एक उपभोक्ता क्या करा, क्वेश्चन कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं का उपभोग करने के लिए इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 रुपये तथा 5 रुपये है। उपभोक्ता की आय 20 रुपये है। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। यानी बजट रेखा इक्वेशन को आपको लिखने के लिए कह रहा है, बजट रेखा समीकरण को लिखने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो बजट रेखा समीकरण क्या हो जाएगा, यानी P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m, जहाँ P1 क्या इंडिकेट करता है, पहली वस्तु की कीमत, P2 दूसरी वस्तु की कीमत, और x1 पहली वस्तु की मात्रा, x2 दूसरी वस्तु की मात्रा, m जो इंडिकेट करता है वो उपभोक्ता की आय यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये चीज है आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का उस क्वेश्चन ए सॉल्व हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन है आपका, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों वस्तुओं की कीमत 4 तथा 5 रुपये, उपभोक्ता की आय 20 रुपये है। तो यहाँ देखिए आपको इस प्रकार आंसर देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि उपभोक्ता यदि अपनी संपूर्ण आय पहली वस्तु यानी 4 रुपये वाली वस्तु पर करती है तो वह उसकी कितनी मात्रा का उपभोग कर सकता है। सिंपल सी बात है, यहाँ तो आप निकाल देंगे क्योंकि उसकी जो आय है, आय आपको कितना बता दिया गया, 20 रुपया उनका आय है, ठीक है। वो 20 रुपया उनके पास है, वो और कह रहा है कि 4 रुपये वाली वस्तु सिर्फ अगर खरीदना चाहेगा तो कितना वस्तु खरीदेगा। तो यहाँ आपको बच्चा वाला दिमाग नहीं लगाना है कि 20 रुपया उनके पास है और 4 रुपये वाली वस्तु को खरीदना है तो 20 को भागा दे देंगे 4 से बराबर 5 वस्तु। ये बच्चा वाला दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको यहाँ इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, यानी इक्वेशन का प्रयोग करना है। यानी यहाँ देखिए x7 अर्थात पहली वस्तु की कीमत 4 रुपया तथा उपभोक्ता की आय 20 रुपया है। तो यहाँ x7 बराबर हो जाएगा कितना, m भागा हो जाएगा P1 या फिर P1, ठीक है, या फिर P1 लीजिए, हाँ P1 ही लीजिए। तो m बराबर x7 बराबर हो जाएगा m भागा P1, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका यानी x1 बराबर हो जाएगा 20 भागा 4 बराबर 5। अतः पहली वस्तु की मात्रा x1 बराबर 5 हो जाएगा। x1 लिए तो कम से कम टर्म 1 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। m लीजिए या नहीं लीजिए, या फिर P1 लीजिए नहीं लीजिए चलेगा, लेकिन कम से कम x1 से इंडिकेट करना पड़ेगा आपको वस्तु की मात्रा को। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन बी का आंसर देना है। क्वेश्चन बी आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या पूछा गया है कि यदि वह अपनी संपूर्ण आय वस्तु 2 यानी दूसरी वस्तु जिसकी कीमत कितनी है 5 रुपये है उस पर व्यय कर देती है तो वह उसकी कितनी मात्रा का उपभोग कर सकता है, ठीक है। तो P2 का मात्रा कितना है, यानी वस्तु 2 यानी इसका कीमत कितना है P2 का, यानी दूसरी वस्तु का कीमत यानी P2 बराबर कितना 5, और m कितना है, मतलब उसके पास पैसा कितना है 20 रुपया। तो यहाँ देखिए x2 बराबर हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा m भागा P2, x2 m भागा P2, ठीक है। सॉरी मिस्टेक, यहाँ देखिए सिंपल, यानी x2 बराबर m भागा P2 हो जाएगा, m भागा P2 बराबर क्या है 5 है, m बराबर क्या है 20 है, x1 बराबर कितना हो जाएगा m भागा P1, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार वहाँ जो निकलेगा वस्तु की संख्या यानी दूसरी वस्तु यानी वस्तु 2 की संख्या बराबर कितना निकलेगा 4 निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार आपको आंसर देना है। ये दूसरी सी नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो बेस्ट होगा। अब नेक्स्ट यानी बजट रेखा समीकरण, बजट रेखा की प्रवणता क्या है, यानी बजट रेखा की प्रवणता ढाल बराबर होता है -P1 बाई P2, ठीक है, -P1 बाई P2
माइनस P1 का मान कितना, P1 का मान कितना है 4 और P2 का मान 5, इसके आगे माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा बजट रेखा की प्रवणता। सिंपल सी बात है, P1 और P2 का जो रेशियो होता है माइनस में, उसी को क्या बोलते हैं, बजट रेखा की प्रवणता। लेकिन आप इसको याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है कि मान लीजिए कि कोई उपभोक्ता अपनी पूरी आय का व्यय करके वस्तु 1 की 6 इकाई तथा वस्तु 2 की 8 इकाइयां खरीद सकता है। दोनों वस्तुओं की कीमतें 6 रुपये तथा 8 रुपये है, तो उपभोक्ता की आय कितनी होगी। सिंपल सी बात है, सबसे आप पहचानना क्या सीखिए कि यहाँ P1 X1 और P2 X2 कौन सा है। ठीक है, तो पहली वस्तु की जो मात्रा है X1 की, तो वह टोटल कितना हो जाएगी, पहली वस्तु की मात्रा X1 की कुल इकाई 6 इकाई, तो X1 आपका यहाँ 6 है। ठीक है, दूसरी वस्तु यानी वस्तु 2 यानी दूसरी वस्तु की 8 इकाई खरीद सकता है, मतलब दूसरी वस्तु की मात्रा X2 बराबर हो जाएगा आपका 8, यहाँ देखिए लिए हैं 8। ठीक है, और P1 हो जाएगा आपका, यानी दोनों वस्तु की कीमतें क्रमशः 6 रुपये, तो P1 हो जाएगा आपका 6 रुपये और P2 हो जाएगा 8 रुपये। ठीक है, P2 आपका 8 रुपये दिया गया। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उससे आप अपना मटेरियल, जो भी मतलब टॉपिक है, जो भी आपका दिया गया है, वो चीज़ अगर आप पहचान जाते हैं कि कौन P2 है, कौन P1 है, कौन X1 है, कौन X2 है, तो आपका क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ लिए, P1 X1 P2 X2 आपका यहाँ निकल गया, 6 P1 X1 6 करके है, X2 और P2 8 करके है। ठीक है, तो बजट रेखा समीकरण हमको क्या बताता है कि M बराबर कितना होता है, यानी M बराबर उपभोक्ता की आय बराबर P1 X1 प्लस P2 X2। M बराबर कितना हो जाएगा, P1 X1 P2 X2 का मान यहाँ लिखा हुआ है, P1 X1 कितना है 6, तो 6 गुना 6 करेंगे, प्लस क्या करेंगे P2 इंटू X2, P2 का मान कितना है 8 और X2 का मान है कितना है 8, 8 इंटू 8 करेंगे। ठीक है, 36 प्लस 64 कितना 100 हो जाएगा। तो यहाँ उपभोक्ता का आय कितना हो गया, उपभोक्ता का आय कितना हो गया, एक तरह से 100 हो गया, यानी टोटल अतः उपभोक्ता की आय 100 रुपये। ठीक है, हमको पता चल गया किसके मदद से, बजट रेखा समीकरण से। यहाँ आपको बजट रेखा समीकरण यूज करना है, पूछ देगा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, तो ये नहीं कि वहाँ मतलब सिंपल सा फॉर्मूला लगाए, जो मतलब छोटा मोटा फॉर्मूला आप लोग पढ़ के गए हैं, छोटा मोटा 2 क्लास या 3 क्लास का गणित में, वो फॉर्मूला लगाए और फटाक से आंसर दे दिए। यहाँ आपको यूज करना है बजट रेखा इक्वेशन, बजट रेखा समीकरण। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया कि मान लीजिए उपभोक्ता 2 ऐसी वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है जो केवल पूर्णांक इकाइयों में उपलब्ध है। दोनों वस्तुओं की कीमत ₹10 के बराबर ही है तथा उपभोक्ता की आय 40 रुपये है, तो वे सभी बंडल को लिखिए जो उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो वे सभी बंडल निम्नलिखित होंगे 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 2 2 1 0 2 0 3 0 और 4 0। ठीक है, ये सब बंडल को वो ले सकता है क्योंकि उनके पास 40 रुपये है, 40 रुपये, और एक बंडल, एक वस्तु का जो दाम है बंडल में 10 रुपये है। ठीक है, ये फिर वो नहीं ले सकता, या फिर एक वस्तु को ले सकता है। एक बंडल में जो बंडल है, 2 वस्तुएं जो है, एक की मात्रा 0 होगी और पहली की मात्रा 1 होगी, तो 10 रुपये वहाँ देगा। इस प्रकार वो ये सब बंडल को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए ये सब बंडल क्या है, उपलब्ध है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जो बंडल उपभोक्ता के लिए उपलब्ध है उनमें से वह बंडल कौन से हैं जिन पर उपभोक्ता के पूरे 40 रुपये व्यय हो जाएंगे। वह बंडल जिनकी लागत उपभोक्ता की आय के समान है, यानी 40 रुपये के समान है, तो 04 हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, क्योंकि एक वस्तु पर उनको कितना देना पड़ता है, 10 रुपया देना पड़ता है। तो यहाँ पहला बंडल में वस्तु की मात्रा 0 है। ठीक है, दूसरा बंडल में वस्तु की मात्रा 4 है, एक वस्तु में कितना रुपया, 4 रुपया, तो 4 वस्तु है, गुना करेंगे 10 रुपया बराबर 40 रुपया, उसका 40 रुपया गोल हो गया पहला सेट में, यानी पहला बंडल में। ठीक है, दूसरा जो बंडल है, दूसरा बंडल में पहली वस्तु की मात्रा जो है 4 है और दूसरी वस्तु की मात्रा 0 है। पहला बंडल में क्या था, पहली वस्तु की मात्रा 0 था, ठीक है, दूसरी वस्तु की मात्रा 40 था, लेकिन दूसरा बंडल में क्या हो गया, पहली वस्तु की मात्रा 40 है और दूसरी की वस्तु की मात्रा 0 है और उसके पास कितना रुपया है, 40 रुपये, तो एक वस्तु का कीमत कितना है, 10 रुपया, तो 10 गुना 4 गुना हो जाएगा 40 बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो इस प्रकार दूसरा बंडल को भी वह खरीद सकता है। अब देखिए यहाँ तीसरा जो बंडल है, तीसरा बंडल में पहली वस्तु की मात्रा 2 है और दूसरी वस्तु की मात्रा भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ कितना है टोटल, 10 करेंगे इसको भी, 10 करेंगे इसको भी, ठीक है, यानी 20 + 20 बराबर 40, मतलब उनका उपभोक्ता के आय के समान हो जाएगा। ये तीनों बंडल की लागत, यानी ये तीनों बंडल की लागत उपभोक्ता के आय के समान है जो उपभोक्ता खरीद सकते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कितना, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है लगभग 3 क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में आपका 3 क्वेश्चन A B C तक है ना,
CAB तक था, AB तक। ठीक है, तो समझ गए कैसे क्वेश्चन को हम लोगों ने डील किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है कि एकदिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो एकदिष्ट अधिमान का अर्थ यह है कि उपभोक्ता किन्हीं दो बंडलों में से उस बंडलों को अधिक प्राथमिकता देता है जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा और उसे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की कम मात्रा खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारा चीज है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिष्ट अधिमान का अर्थ मतलब ये होता है कि एक उपभोक्ता, एक कंज्यूमर किन्हीं दो बंडलों में से उस बंडल को अधिक प्राथमिकता देता है जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की कीमत अधिक मात्रा में हो और दूसरी वस्तु की कीमत दूसरे बंडल की तुलना में कम भी ना हो। सीधा सीधा बात हम ये कहते हैं कि उपभोक्ता वो सभी बंडल को सिलेक्शन करेगा, वो सभी बंडल को चूज करेगा, चयन करेगा जिसकी मतलब जिसमें वस्तुएं ज़्यादा होगी और उनको ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा। ठीक है, अर्थात उस बंडल का चयन करता है जिस बंडल में ज़्यादा वस्तुएं उपस्थित रहती है। इसको को क्या बोलेंगे, एकदिष्ट अधिमान बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, NCERT का क्वेश्चन है कि सामान्य वस्तु से आप क्या समझते हैं। तो वे वस्तु सामान्य वस्तु कहलाती है जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर बढ़ जाती है। सामान्य वस्तु वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ता के पास पैसा अगर बढ़ता है, यानी कंज्यूमर के पास अगर पैसा बढ़ता है तो वो वस्तु ज्यादा खरीदने लगता है। ठीक है, यानी आय बढ़ने पर वो वस्तु की मांग अगर बढ़ जाती है तो वो क्या है, सामान्य गुड्स है, यानी जनरल गुड्स है, सामान्य वस्तु है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा गया कि निम्न स्तरीय वस्तु को परिभाषित कीजिए, ऐसी दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए। निम्न स्तरीय वस्तु इन्फीरियर गुड्स, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था थ्योरी में। तो वो सारे गुड्स जिनकी मतलब मांग घट जाती है उपभोक्ता की आय बढ़ने पर। ठीक है, तो उन्हीं को क्या बोलेंगे, निम्न स्तरीय वस्तु बोलेंगे। वह वस्तु जिनकी मांग उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर घट जाती है तथा उपभोक्ता की आय घटने पर बढ़ जाती है, निम्न स्तरीय वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार उपभोक्ता की आय तथा निम्न स्तरीय वस्तु के मध्य विपरीत संबंध होता है। ठीक है, यानी अगर उपभोक्ता आय बढ़ा रहा है, यानी उपभोक्ता अगर ज्यादा पैसा कमा रहा है तो वो वस्तु को खरीदना बंद कर देता है क्योंकि वो सब घटिया वस्तु है, इंफीरियर गुड्स है, तो वह वस्तु का मांग घट जाता है। और उपभोक्ता के पास अगर पैसा कम है, आय कम है, तो वस्तु को उनको लाचारी में, मजबूरी में खरीदना पड़ता है। तो उस स्थिति में वहां क्या हो जाता है, मांग बढ़ जाता है। तो वही बात कर रहा है कि उपभोक्ता की आय अगर बढ़ेगी तो निम्न स्तरीय वस्तु की मांग घट जाएगी, निम्न स्तरीय वस्तु की मांग अगर बढ़ेगी तो वहां समझ जाना है कि उपभोक्ता के पास आय नहीं है, पैसा नहीं है। जैसे कि मोटे अनाज के रूप में ज्वार हो जाएगा, पाम ऑयल हो जाएगा, ये सब क्या है, निम्न स्तरीय वस्तु यानी इंफीरियर गुड्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया कि स्थानापन्न को परिभाषित कीजिए। क्या करा क्वेश्चन कि स्थानापन्न को परिभाषित कीजिए, ऐसी दो वस्तुओं के उदाहरण दीजिए जो एक दूसरे के स्थानापन्न हो। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स। स्थानापन्न वस्तु यानी ऐसी दो वस्तुएं जिनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, स्थानापन्न वस्तु कहलाता है। सिंपल सी बात है, ऐसी वस्तु जिनको एक दूसरे के स्थान पर आप प्रयोग कर सकते हैं उनको क्या कहेंगे, स्थानापन्न वस्तु कहेंगे। एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। स्थानापन्न वस्तु स्थान, स्थानापन्न वस्तु स्थान, यानी एक दूसरे का स्थान में प्रयोग हो सकता है। देखिए याद रखने का कितना अच्छा बेस्ट तरीका है, वर्ड मिलता है, मैचिंग वाला वर्ड मिलता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आपको यहाँ दिया गया है कि जैसे चाय व कॉफी, यानी ये दोनों ऐसी वस्तुएं हैं जो क्या है, स्थानापन्न वस्तु है। ठीक है, पूरक वस्तु के बारे में आपको पढ़ाया गया था, स्थानापन्न वस्तु के बारे में भी आपको पढ़ाया गया। तो यहाँ कॉफी की कीमत में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ जो कॉफी की कीमत में अगर वृद्धि होगी तो चाय की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफी की कीमत में अगर वृद्धि होगी तो चाय की मांग क्यों बढ़ेगी, क्योंकि उस टाइम जो सोचेगा, जो कंज्यूमर, जो उपभोक्ता होगा, वो सोचेगा कि चाय के मतलब कॉफी की जगह हम चाय पी सकते हैं, तो फिर कॉफी में ज्यादा पैसा क्यों फंसा है, हम चाय ही पी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो यानी एक वस्तु की कीमत अगर बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु का मांग बढ़ जाता है। ठीक है, अतः किसी वस्तु की मांग उसके स्थानापन्न वस्तु की कीमत की दिशा में गति करती है। अतः किसी वस्तु का मांग उसके मतलब किसी वस्तु की मांग यानी किसी वस्तु का मांग उसी वस्तु के स्थानापन्न वस्तु यानी जो सब्स्टिट्यूट गुड होता है उसकी दिशा में गति करती है। तो समझ गए कैसे होता है स्थानापन्न वस्तु में संबंध, यानी दोनों वस्तु आपस में जो है क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। किसी वस्तु का मांग बढ़ा तो मतलब समझ जाइए कि उसके पीछे वाला वस्तु का मतलब पैसा जो है, कीमत जो है, प्राइस जो है वह बढ़ गया। ठीक है, तो ये है आपका स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तु को कैसे परिभाषित करेंगे वो आप समझ गए। निम्न स्तरीय वस्तु क्या होता है, इसको अगर परिभाषित करना है बोर्ड एग्जाम में तो इस प्रकार आपको आंसर देना है। वैसी वस्तु जिनकी मांग घट जाती है उपभोक्ता की आय बढ़ने पर, या फिर उपभोक्ता की आय के घटने पर बढ़ जाती है, उसी को क्या बोलेंगे, निम्न स्तरीय वस्तु यानी इंफीरियर गुड्स।
सामान्य वस्तु वैसी वस्तु जिसके मांग उपभोक्ता की आय के बढ़ने पर बढ़ जाती है, सामान्य वस्तु कहलाती है। एक्जिस्ट डिमांड क्या होता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा। अगर बंडल को सेलेक्ट करना है जैसे 0,4,4,0,2,2, ठीक है, दूसरी पहली वस्तु की मात्रा भी 2, दूसरी वस्तु की मात्रा भी 2, एक वस्तु का कीमत 10 रुपया, ठीक है, तो 20 रुपया इधर से 20 रुपया इधर से टोटल 40 रुपया हो जाएगा, जो उपभोक्ता की आय के समान है। क्योंकि क्वेश्चन आपको क्या कहा था, वो बंडल को सिलेक्ट कीजिए जो उपभोक्ता की आय के समान है, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एक तरह से बजट रेखा इक्वेशन यानी बजट रेखा समीकरण के माध्यम से कैसे मतलब वस्तु का कीमत यानी कैसे मतलब उपभोक्ता की आय यानी एम निकाला जाता है। एम बराबर कितना होता है, P1x1 प्लस P2x2, ठीक है, जहाँ पे एम आपको बता दिया गया M1 P1 P2 क्या है और x1 x2 क्या है। यहाँ देखिए P1 P2 x1 x2 होगा, ठीक है, P1 P2 x1 x2। अब देखिए यहाँ x छूट गया थोड़ा सा, यानी P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2, ठीक है, ये सब चीज़ है आपका, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि उसके बजट रेखा के समीकरण को कैसे लिखा जाता है। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों जाती है, बजट रेखा क्या है, उपभोक्ता के बजट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो यानी दूसरा चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बचे हैं, जो भी बचे हैं उनको कवर कर लिया जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम आपसे विनती की जाती है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें, और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो चलिए रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।